गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 11th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। आज अपने टॉपिक चल रहा है बेटा संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन। बदलाव अर्थात परिवर्तन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान परिवर्तन करने का एक साधन है। पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छी संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा। इस बात पर व्यापक सहमति रजामंदी कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। निरंकुश यानी स्वेच्छाचारीपूर्ण आचरण, मनमाना आचरण, तानाशाह बनने से रोकना। आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर हैं। अति यानी लिमिट से भी अधिक शक्तिशाली हैं। बल प्रयोग और दंड शक्ति, सैनिक शक्ति पर राज्य का एकाधिकार एकमात्र अधिकार माना जाता है। यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा? भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे ही विरुद्ध काम कर सकती है। तो बेटा अपन बात करते हैं संविधान की। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में परिवर्तन करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? संविधान। तो अपने प्रथम चैप्टर यानी फर्स्ट अध्याय का उल्लेख है। इसमें संविधान का अर्थ बेटा मैंने आपको बताया था। संविधान उन नियमों का समूह है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो संविधान का अर्थ और एक अच्छी संविधान की जरूरत के बारे में हमने पढ़ा। संविधान की जरूरतों के बारे में हमने पढ़ा था कि संविधान की जरूरत क्या है। पहली, संविधान तालमेल बढ़ाता है, विश्वास बनाता है। दूसरी, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में रहेगी ये संविधान तय करता है। तीसरा, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने का कार्य संविधान करता है। चौथा, हमारे समाज की क्या अपेक्षाएं हैं वह तय करने का कार्य भी संविधान करता है। तो हमने अर्थ और संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा। तो एक व्यापक सहमति, विस्तृत रूप से एक रजामंदी है पूरे समाज की कि संविधान को स्वीकार करना, अंगीकार स्वीकार करने का बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। जिनके पास पद है, शक्ति है, उसे मनमाना पूर्ण आचरण करने से रोकना। निरंकुश यानी मनमाना, स्वेच्छापूर्ण, तानाशाही होने से रोकना। और जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्तमान राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, सैनिक शक्ति पर राज्यों का अधिकार होता है। तो अगर ऐसी स्थिति में हमारी संस्थाएं, जो राजनीतिक व्यवस्था की संस्थाएं हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, अगर गलत शक्ति के हाथों में पड़ जाए तो इन संस्थाओं का निर्माण हमारी भलाई के लिए किया गया, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे विरुद्ध काम कर सकती है, हमारे खिलाफ कार्य कर सकती है। राज्य की शक्ति का दुनिया भर यानी विश्व का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति अथवा समूह के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। विश्व के विभिन्न देशों का लोकतांत्रिक अनुभव ये बताता है कि जब व्यक्ति के पास अत्यधिक शक्ति होती है तो फिर क्या किया जाता है, अपने कुछ व्यक्ति अथवा समूह के अर्थात जो उनके खिलाफ होते हैं, जो उनके प्रतिद्वंदी समूह होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति यानी राज्य का जो कार्य करने का तरीका है उस पर अंकुश लगे। अंकुश यानी नियंत्रण। संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है, बुनियादी यानी मूलभूत नियम, और राज्य को निरंकुश स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। अगर हमें
गहरे यानी अगर मूलभूत परिवर्तन करने, बुनियादी परिवर्तन करने हैं तो इसके लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है। शांतिपूर्ण तरीके बताए जाते हैं संविधान में कि किस प्रकार परिवर्तन किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन की विधियां अपन ने पढ़ी थी, तो उसमें शांतिपूर्ण तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त इसके अलावा औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है। तो अगर हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन करते हैं, इसके अलावा जो औपनिवेशिक का अर्थ क्या होता है? ब्रिटिश सरकार, जैसे कि ब्रिटेन का उपनिवेश क्या था? भारत था। तो भारत पर जो सरकार शासन कर रही थी वो क्या कहलाई? औपनिवेशिक सरकार। औपनिवेशिक दास्ता यानी गुलामी। तो हम ब्रिटिश गुलामी में रह रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है। जब हम अपना संविधान बनाते हैं तो हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, उसकी घोषणा कर सकते हैं। हमारे निर्णय लेने की घोषणा करने का एक तरीका है। इसका पहला वास्तविक अनुभव भी और राजनीति खुद द्वारा आत्मनिर्णय करने की शक्ति या संप्रभुता प्राप्त करने का एक व्यवहारिक अनुभव भी है। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बातों को समझा। उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। तो अपन पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। देश की प्रथम प्रधानमंत्री थे, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो उनका कहना था कि जो संविधान सभा की मांग है हमारे द्वारा पूर्ण आत्मनिर्णय अर्थात संप्रभु बनने की एक सामूहिक मांग का प्रतिबिंब है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से भारतीय जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी और वह अगर संविधान बनाएंगे, उसी भारतीय जनता के प्रतिनिधियों से चुनी हुई संविधान सभा को ही बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी दखल अंदाजी के उन लोगों को संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरी नेहरू की दलील थी, दलील यानी तर्क, संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अथवा योग्य वकील का जमावड़ा भर नहीं है। बहुत दिलचस्प बात है कि हमारे संविधान निर्माता व्यक्ति सभी वकील थे। तो हमारे संविधान को निर्माताओं को वकीलों का समूह भी, वकीलों का संविधान भी कहा जाता है। तो उनका कहना था कि हमारा संविधान सिर्फ जनता के चुने प्रतिनिधि या योग्य वकीलों का जमावड़ा नहीं, जब एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है। राह यानी मार्ग पर, संविधान निर्माण के मार्ग पर निकला हुआ एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक, अतीत यानी इतिहास के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल यानी आवरण से निकलकर अपने बनाए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। खोल यानी आवरण होता है। तो ये जो हमारा संविधान है वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने अपना मार्ग खुद चुना है। इतिहास की, राजनीतिक, सामाजिक के ढांचे, आवरण को उसने तोड़ दिया है और खुद अपना एक नया आवरण, खोल बना रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है बेटा, इसमें ये चीज ध्यान रखो, परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधन यानी जो हमारे परंपरागत प्राचीन समय में जातिगत बंधन थे, ऊंच नीच थी, छुआछूत थी, उन बंधनों, कुरीतियों को तोड़ने, समाप्त करने और एक नए युग में प्रवेश करने के लिए। और उस नए युग में लोगों को क्या प्राप्त होगी? स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो ऐसे नवीन युग में प्रवेश के लिए हुआ है। इस नजरिए में, नजरिया यानी देखने का तरीका, इस नजरिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को
पूरी तरह से बदल कर रख देने की क्षमता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ये नज़रिया था, इसमें लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनको बदलने का एक तरीका था, क्षमता थी। इस नज़रिए के अनुसार नज़रिया, दृष्टिकोण, देखने का तरीका, संविधान की मौजूदगी सत्ता में आसीन जिनके पास पद है लोगों की शक्ति पर अंकुश नियंत्रण ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण, उनको मजबूत करना भी है। संविधान कमजोर लोगों को उनका वाजिब यानी जो उचित हक है उनका सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है। तो हमारा जो संविधान है सिर्फ जो सत्ता में बने हुए लोग हैं, सिर्फ उनकी शक्ति पर अंकुश नियंत्रण ही नहीं लगाता, बल्कि इस प्राचीन समय से जो लोग सत्ता से दूर रहे हैं उनको मजबूत बनाता है, कमजोर लोगों का उनको उचित हक दिलाता है और उन्हें इसे हासिल करने की ताकत देता है। हम बात कर रहे हैं पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति जनजाति को भी संविधान उनके हक दिलाने का प्रयास करता है। संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें? आज हमारे संविधान को बने हुए 70 साल हो चुके हैं, तो आज हम फिर से उस संविधान सभा की ओर मुड़कर यानी घूमकर क्यों देखें, पीछे क्यों मुड़े और अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखें? अतीत यानी इतिहास। कानून और राजनीतिक विचारों के पीछे के इतिहासकार के लिए बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखे कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छिपा हुआ है, किंतु राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है? क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है। तो बेटा अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम अपनी संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देख रहे हैं, हम पीछे क्यों मुड़ रहे हैं, अपने इतिहास में क्यों जा रहे हैं। जो इतिहासकार है, जो कानून से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए इतिहासकार हैं, वो पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि उनकी कानून का आधार क्या है, उनके राजनीतिक विचारों का आधार क्या है। किंतु जो हम राजनीति के विद्यार्थी हैं उनके लिए संविधान निर्माताओं की सरोकार यानी उनके जो विचार हैं, उनकी मंशा, उनके मन में क्या छिपा हुआ था, उसको जानना क्यों जरूरी है। हम तो बल्कि वर्तमान की स्थितियों पर गौर करें, बदली हुई स्थितियों पर गौर करना है, निगाहें डालें, एक नई परिभाषा बनाएं कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है। राजनीतिक विद्यार्थियों को खुद नई परिभाषाओं को गढ़ना होगा और संविधान में क्या सही है और क्या गलत है, ये फैसला उनको खुद करना होगा। हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे, मतलब हम जो आचरण कर रहे हैं उसके पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो। कालक्रम में यानी इतिहास में हमने उसे स्वाभाविक यानी प्राकृतिक रूप से मान लिया हो। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई हो। पृष्ठभूमि यानी पीछे हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। चेतना यानी बुद्धि। भले वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो, जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता। लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिलने लगे, अर्थात संविधान को चैलेंज मिलने लगे, खतरा मंडराने लगे, उस पर खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, मूल्यों की उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में इन व्यवहारों बर्तावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा
नहीं रहता। इस क्रम में हमें पीछे यानी औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े। औपनिवेशिक भारत यानी जब भारत पर ब्रिटेन का आधिपत्य था। इसीलिए हमें संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और उसे टटोलना हमारे लिए जरूरी है। टटोलना यानी परखना। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं कि जो कानूनी और राजनीतिक व्यवहार है हमारा, तो उसके पीछे जो मूल बात है उसको हमने भुला दिया हो, और जो मेन विचार है, जो मूलभूत सिद्धांत है, हो सकता है कि वह हमारी बुद्धि चेतना के पर्दे से अर्थात बुद्धि से, हमारे मन से उतर गया हो। हालांकि हो सकता है कि वह बात हमने अपने व्यवहार में बुनियाद के रूप में स्वीकार किया हो, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है उसे भूलना हानिकारक नहीं है। लेकिन जब संविधान को चुनौती मिलने लगे, संवैधानिक शासन को चुनौती मिलने लगे, तब उस पर पकड़ बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमें अपने बर्ताव मूल्यों के अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की जो बहस है, विवाद है, तो ऐसी स्थिति में उसे मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। इस क्रम में हमें पीछे की ओर देखना पड़ता है। औपनिवेशिक भारत था, जब ब्रिटिश सरकार का भारत पर शासन था, उसमें जाकर देखना पड़ता है, बारीकी से उसका निरीक्षण करना पड़ता है। और हमारे संविधान में जो मूलभूत राजनीतिक दर्शन है उसको याद करना पड़ता है, उसका निरीक्षण करना पड़ता है। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? जैसा कि शीर्षक ही यही है कि हमारे संविधान का, इसका अर्थ बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। मैंने बताया था वे आदर्श, वे मूल्य जो हमारे संविधान को प्रभावित करते हैं, हमारी शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, वह हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन है। लेकिन इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन है। हमारा संविधान किसी एक शीर्षक से में अटने से इनकार करता है। अटना यानी जैसे कि किसी चीज से भर जाना, क्योंकि ये उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक और एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। तो अपन संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के दर्शन की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि एक एक्यूरेट शीर्षक उसमें नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मूल्य शामिल हैं। सबसे पहले उदारवादी। बेटा उदारवाद का अर्थ, उदारवाद जो शब्द है अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र, अर्थात ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है उदारवादी विचारधारा। दूसरा लोकतांत्रिक, लोकतंत्र में विश्वास करना। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संघवादी, संघवाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, सत्ता को एक से अधिक स्तरों में बांटा जाता है। समाज, सामुदायिक जीवन मूल्य अर्थात समाज के जितने भी जीवन मूल्य हैं उनकी हामी यानी स्वीकृति। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक, संवेदना रखना, जुड़ाव रखना भावनात्मक रूप से, यानी हमारे समाज के जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है, वंचित वर्ग यानी पिछड़े वर्ग हैं, उनकी जरूरतों के प्रति संवेदना रखना, जुड़ाव रखना, एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। तो हमारा संविधान बहुत सारे तत्वों से बना है, बहुत सारा दर्शन इसमें समाहित है। किसी एक शीर्षक से इसको नहीं बढ़ सकते,
जैसा कि आया था कि एक शीर्षक से हटने से इनकार करता है, एक शीर्षक से इसको नहीं बढ़ सकते, बल्कि बहुत सारे तत्वों की एक सामूहिक पहचान है। संक्षेप में संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। तो जो हमारे संविधान के बेसिक मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है, डटे हुए हैं। इन सब के साथ एक बुनियादी चीज और है, एक मूलभूत चीज भी इसमें शामिल है। संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। यानी संविधान में जो अपने आदर्श अपन ने पढ़े सारे, इन सबको स्थापित करने के लिए क्रांति का रास्ता नहीं अपना करके शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए यानी स्वीकार किया जाए, उसको लागू किया जाए। तो बेटा यहाँ पर प्रश्न ये बन जाता है कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है और उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो वो अपन ये सब लिख सकते हैं। उदारवाद, लोकतांत्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रावधान, सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, ये सभी हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन हैं।